तो आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं। रॉबर्ट सियाल्डीनी की इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। हाँ, और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। बिल्कुल, कि लोग आखिर हाँ क्यों कह देते हैं, कभी-कभी तो ऐसी चीज़ों के लिए भी जिन पर उन्हें शायद बाद में पछतावा होता हो। सही कहा। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन है हमारे दिमाग के उन छिपे हुए बटनों को समझना, जो हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं, अक्सर हमारे जाने बिना। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स की कोई ट्रिक नहीं है। ये तो एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर के सोर्स कोड को समझने जैसा है। अच्छा। ये वो मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट्स हैं जो हमारे दिमाग ने हजारों सालों में बनाए हैं ताकि वो तेजी से फैसले ले सकें। पर आज की दुनिया में यही शॉर्टकट्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डीकोड करना शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है पारस्परिकता। रेसिप्रोसिटी। हाँ, रेसिप्रोकेशन। इसका मतलब बहुत सीधा है ना, कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक तरह का कर्ज चढ़ जाता है, एक दबाव महसूस होता है कि हमें भी कुछ लौटाना है। जैसे सुपरमार्केट में कोई मुफ्त चीज चखने को दे दे तो खाली हाथ आगे बढ़ना थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये कर्ज ये अक्सर उस चीज की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा महसूस होता है। अच्छा। सियाल्डनी एक क्लासिक उदाहरण देते हैं हरे कृष्णा वालों का। हम्म। वो एयरपोर्ट पर लोगों को मुफ्त में एक फूल देते थे। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लोग लेना नहीं चाहते थे, फिर भी वो जबरदस्ती उनके हाथ में थमा देते थे। और एक बार जब फूल हाथ में आ गया तो फिर वो डोनेशन मांगते थे। और लोग दे देते थे। ज्यादातर लोग सिर्फ उस फूल के बोझ से छुटकारा पाने के लिए, और फिर फूल को पहले कूड़ेदान में फेंक देते थे। ये एक अनइनवाइटेड डेट यानी बिन बुलाया कर्ज बनाने की तकनीक है। ये हर जगह है। फ्री ई बुक, फ्री वेबिनार, फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल, ये सब रेसिप्रोकेशन के ही अलग अलग रूप हैं। पर मेरा एक सवाल है, क्या हम अब इसके बारे में ज्यादा जागरूक नहीं हो गए हैं? क्या ये अब भी उतना ही काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तार्किक रूप से हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो कर्ज का एहसास अब भी होता है। ये हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत गहरा बसा है। इसका तोड़ ये नहीं है कि हम हर मुफ्त चीज को मना कर दें। तोड़ ये है कि हम उसे उसके असली रूप में पहचानें। मतलब अगर कोई हमें कुछ देता है और हमें लगता है कि ये एक जेन्युइन गिफ्ट है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये एक ट्रिक है, एक सेल्स की चाल है, तो उसे मानसिक रूप से एक सेल्स टूल की तरह देखें। बिल्कुल, तब वो कर्ज का एहसास अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जब कोई मुफ्त सैंपल देकर दरवाजे में पैर रख लेता है, तो उसे पूरी तरह से अंदर आने के लिए वो क्या करता है? और यहीं पर शायद अगला सिद्धांत आता है, प्रतिबद्धता और संगति। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। एक बार जब हम एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं या किसी बात पर हाँ कह देते हैं, तो हम पर एक दबाव बन जाता है कि हम अपने उस फैसले के साथ टिके रहें। हम सब खुद को एक कंसिस्टेंट इंसान दिखाना चाहते हैं, अपनी बात का पक्का। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे काम हमारी कही हुई बात से मिल नहीं खाते, तो हमारे दिमाग में एक तनाव पैदा होता है। और उस तनाव को कम करने के लिए हम अपनी कही हुई बात को सही ठहराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अले, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जैसे कोई सेल्स वाला पूछता है, आप अपने परिवार की सेहत को लेकर तो गंभीर है ना? हाँ, जाहिर है जवाब तो हाँ ही होगा। और बस उसी एक हाँ के बाद वो आपको एक महंगा वाटर प्यूरिफायर बेचने की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि आप पहले ही अपनी गंभीरता पर मोहर लगा चुके हैं। अब ना कहना मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे फुट इन द डोर तकनीक कहते हैं। एक छोटी हाँ से शुरुआत करो और फिर बड़ी हाँ अपने आप मिल जाएगी। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ सेल्स में नहीं, हर जगह काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग किसी बड़े सामाजिक काम के लिए डोनेशन दें, तो पहले उनसे सिर्फ एक पिटीशन पर साइन करने को कहें। अच्छा। एक बार जब वो साइन करके खुद को उस मुद्दे से जोड़ लेते हैं, तो बाद में डोनेशन देने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो उस मुद्दे के प्रति कमिटेड हो चुके हैं। और ये दबाव शायद और भी बढ़ जाता होगा जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं। और ये हमें हमारे तीसरे सिद्धांत पर लाता है, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। हाँ, सीधा सा फंडा है, अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। जब हम किसी चीज को लेकर अनिश्चित होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, भीड़ का पीछा करो। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक पहलू भी है जिसे नेगेटिव सोशल प्रूफ कहते हैं। नेगेटिव सोशल प्रूफ, वो क्या? मान लीजिए किसी नेशनल पार्क में एक बोर्ड लगा है,
हर साल हजारों लोग यहाँ से कीमती पत्थर चुरा कर ले जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये तो लोगों को चोरी करने से रोकने के लिए है। इरादा तो यही है, लेकिन ये असल में चोरी को बढ़ावा देता है। एक मिनट, क्या? ये तो उल्टा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नैतिक संदेश को नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ मुख्य जानकारी को पकड़ता है। हजारों लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तो संदेश ये जाता है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। बिल्कुल। इसकी बजाय अगर बोर्ड पर लिखा हो, यहाँ आने वाले 95% यात्री पर्यावरण की रक्षा करते हैं और कुछ भी उठाकर नहीं ले जाते, तो ये एक पॉजिटिव सोशल प्रूफ बनाता है। और लोग उस 95% का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, होटलों में तौलिए दोबारा इस्तेमाल करवाने के लिए यही ट्रिक अपनाई जाती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि उस जानकारी को कैसे पेश किया जा रहा है। सही। ये भीड़ के साथ चलने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन क्या होता है जब भीड़ में कोई ऐसा हो जिसे हम व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते हैं? ये हमें हमारे चौथे सिद्धांत यानी पसंद या लाइकिंग की ओर ले जाता है। बिल्कुल, हम उन लोगों को हाँ कहने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और पसंद बढ़ाने के कई कारक हैं, शारीरिक आकर्षण, समानता, हाँ, जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, सोचते हैं। तारीफें और फेमिलियरिटी, मतलब जिन चेहरों को हम बार बार देखते हैं उन पे भरोसा करने लगते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है टपरवेयर पार्टी। बिल्कुल सही। हाँ, जहां आप एक कंपनी से नहीं बल्कि अपनी दोस्त से खरीद रहे होते हैं, तो आप पर एक सामाजिक दबाव होता है कि आप अपनी दोस्त के लिए कुछ खरीदें। एग्जैक्टली। आप उस प्रोडक्ट के लिए हाँ नहीं कह रहे हैं, आप उस रिश्ते के लिए हाँ कह रहे हैं। यहाँ किताब की एक लाइन बहुत जरूरी है, प्यार भरी हेरफेर भी हेरफेर होती है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये तब भी काम करता है जब हमें पता हो कि कोई हमारी तारीफ सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए कर रहा है? क्या हमारा दिमाग इतना भोला है? मुझे लगता है हाँ, शायद एक हिस्सा जानता है कि ये चापलूसी है, लेकिन हमारा ईगो फिर भी उसे सुनना पसंद करता है। एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमारे डिफेंस को थोड़ा नीचे कर ही देता है, भले ही वो कितना भी बनावटी क्यों ना हो। बिल्कुल सही। हम तारीफ के लिए इतने भूखे होते हैं कि हम अक्सर उसके पीछे के इरादे को नजरअंदाज कर देते हैं। और पसंद का ये सिद्धांत शक्तिशाली है, लेकिन ये उस सिद्धांत के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें आंख बंद करके बात मानने पर मजबूर कर सकता है। अधिकार, अथॉरिटी। इसके उदाहरण तो हर जगह हैं। हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर सवाल नहीं उठाते, पुलिस के निर्देशों का पालन करते हैं, या किसी विशेषज्ञ की राय को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। हाँ, ये सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है, ये पद, टाइटल और यूनिफॉर्म से जुड़े प्रतीकों के बारे में है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमें 1960 के दशक में हुए मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ओ हाँ, वो मशहूर प्रयोग। उस प्रयोग में सामान्य लोगों को एक टीचर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया और उन्हें आदेश दिया गया कि जब भी स्टूडेंट कोई गलत जवाब दे तो उसे बिजली का झटका दें। और स्टूडेंट असल में एक एक्टर था। हाँ, और हर गलत जवाब के साथ झटके की तीव्रता बढ़ाई जानी थी। और ये सब देखने वाला एक सफेद लैब कोट पहने हुए वैज्ञानिक था जो उन्हें आदेश देता रहा। और नतीजे चौंकाने वाले थे ना? चौंकाने से भी ज्यादातर लोग नैतिक रूप से परेशान होने के बावजूद उस वैज्ञानिक के आदेश पर अधिकतम वोल्टेज तक के झटके देते रहे। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। हाँ, ये दिखाता है कि एक यूनिफॉर्म या एक टाइटल का हमारे व्यवहार पर कितना गहरा असर होता है। आज की दुनिया में ये यूनिफॉर्म डॉक्टर, प्रोफेसर या सीईओ जैसे टाइटल्स का रूप ले लेती है और हम उनकी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए किताब हमें चेतावनी देती है, विशेषज्ञों का सम्मान करें लेकिन तथ्यों की पुष्टि करें। सही बात है। ठीक है, अब आते हैं छठे और शायद उस मनोवैज्ञानिक तरकीब पर जिसे मैं हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर देखता हूँ। कमी, स्केर्सिटी। हाँ, ओनली 2 seats लेफ्ट एट दिस प्राइस, लिमिटेड एडिशन, सेल एंड्स टुनाइट। ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि इंसानी दिमाग किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा उसे खोने के डर से प्रेरित होता है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। लॉस अवर्जन। जब हमें बताया जाता है कि कोई चीज दुर्लभ है या कोई अवसर हाथ से निकलने वाला है, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता एक तरह से बंद हो जाती है। हमारे अंदर एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा होती है। हम सोचने के बजाय प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ये तो आजकल की हाइप कल्चर का पूरा आधार है। जैसे सुप्रीम की टी-शर्ट्स या लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, लोग घंटों लाइन में लगते हैं, असल कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे देते हैं। क्या वो प्रोडक्ट वाकई उतना अच्छा होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं।
लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, वो उसकी एक्सक्लूसिविटी खरीद रहे होते हैं, उसे पाने का अधिकार जो दूसरों को नहीं मिला। और यहाँ स्केर्सिटी का सिद्धांत सोशल प्रूफ के साथ मिलकर काम करता है। बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि हजारों लोग एक दुर्लभ चीज के लिए पागल हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि वो चीज जरूर बहुत कीमती होगी। तो इसका तोड़ क्या है? इसका सबसे अच्छा तोड़ है एक पल रुकना। जब भी आपको वो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली घबराहट महसूस हो, तो खुद से पूछें, क्या मुझे ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि ये वाकई मेरे काम की है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खत्म होने वाली है? ये छोटा सा ब्रेक आपके तर्क संगत दिमाग को फिर से चालू कर सकता है। बिल्कुल। तो इन सभी 6 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो ये एक तरह का यूजर मैनुअल है हमारे दिमाग के लिए। किताब का निचोड़ यही लगता है कि ये हमें एक दो धारी तलवार देती है। एक तरफ ये हमें सिखाती है कि कैसे नैतिक रूप से दूसरों को प्रभावित किया जाए, और दूसरी तरफ ये हमें एक ढाल देती है ताकि हम दूसरों की हेरफेर से खुद को बचा सके। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है, यह मानवीय संपर्क को समझने का एक पूरा ढांचा है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानने लगते हैं, चाहे वो न्यूज़ देख रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या बस दोस्तों से बात कर रहे हों, तो आप एक ज्यादा जागरूक और सचेत इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं। हाँ, न सिर्फ एक उपभोक्ता के तौर पर, बल्कि एक नागरिक, एक दोस्त और एक इंसान के तौर पर भी। संतुलन साधना ही असली कला है। ये इन सभी चीजों को एक साथ लाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये सिर्फ न कहना सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि आप हाँ क्यों कह रहे हैं। और इसी सोच के साथ मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने प्रभाव के इन 6 सिद्धांतों की अलग-अलग बात की, लेकिन असल जिंदगी में ये अक्सर एक साथ काम करते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकराते भी हैं। दिलचस्प। तो सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, लाइकिंग का सिद्धांत, आपको कोई ऐसी सलाह दे जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय, अथॉरिटी का सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ हो, तो कौन सा सिद्धांत जीतेगा? और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का चुनाव उसके अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है?